हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग सभी मिल कर के अध्ययन करेंगे पॉलिटी का। ठीक है। पॉलिटी पॉलिटी सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इससे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 8-10 से लेकर 20-25 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में पॉलिटी से क्वेश्चन 100% पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास के बारे में। ठीक है, कि भारतीय हमारा संविधान जो है, भारतीय संविधान, उसका विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू होता है 1757 की पलासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध पर अंग्रेजों की जीत से। ठीक है, 1757 की पलासी की लड़ाई और 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, इस पर अंग्रेजों की जीत से बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का शिकंजा कस गया और पक्का हो गया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई ऐसे एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान की विकास की सीढ़ियाँ बनी। ठीक है, भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ इन्हीं छोटे छोटे एक्ट को कहा जाता है। तो भारत में सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये जो एक्ट था, ये दरअसल हमारे देशवासियों के लिए नहीं था। ठीक है, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के ऊपर शासन करने का था। ठीक है, रेगुलेटिंग मीन्स क्या होता है, आप सभी जानते हैं। गैस में रेगुलेटर होता है ना, तो रेगुलेटर का काम क्या होता है, गैस को कंट्रोल करना। ठीक है, गैस कंट्रोल करते हैं रेगुलेटर से। उसी तरीके से 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, यानी कि रेगुलेट करने वाला एक्ट, ठीक है, किसको रेगुलेट करेगा, तो कंपनी को रेगुलेट करेगा। किसको रेगुलेट करेगा, कंपनी पे रेगुलेट करेगा। और कंपनी तो हम लोगों को रेगुलेट कर ही रही थी। ठीक है, तो 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो आया, वो कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था। ठीक है, और इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। पहले ये अंग्रेज अपनी मर्जी से हमारे ऊपर कर रहे थे शासन। ठीक है, अब जब 1773 में जो ब्रिटिश सरकार थी, वो कंपनी के द्वारा जो हमारे ऊपर शासन करवाना शुरू किया, उसको मान्यता हमको दरअसल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मिला। और यहीं से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 1773 की एक्ट की विशेषता क्या थी, इसमें कुछ बात छूट गई है, हम बताते हैं। सबसे पहला जो है, बंगाल, मद्रास और मुंबई, ये तीन मुख्य जगह थी। ठीक है, बम्बई, बंगाल और मद्रास, ये तीनों जगह पे अंग्रेज़ों का वर्चस्व था। ठीक है, और इन तीनों जगहों पे पहले गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले बंगाल के अलग गवर्नर हुआ करते थे, मद्रास के अलग और बम्बई के अलग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का क्या कहा गया, गवर्नर जनरल। और इन्हीं बंगाल के गवर्नर जनरल को जो बाकी के दो गवर्नर थे, उनको अंडर में कर दिया गया। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, ये बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, इनके अंडर में मुंबई और मद्रास दोनों जगह के गवर्नर को कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, सर एलिजा एम्पे और अन्य तीन न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेना, रिश्वत लेना और निजी व्यापार करना प्रतिबंधित कर दिया गया। देख रहे हैं आप, इस एक्ट को हमने शुरू में ही बताया था। ये एक्ट किसके ऊपर थी, अंग्रेजों के ऊपर थी। तो कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेना, ठीक है, रिश्वत लेना और निजी व्यापार करने पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, यानी कि रेगुलेट करने वाला जो एक्ट था, वो किसके ऊपर लाया गया था, ईस्ट इंडिया
कंपनी के ऊपर लाई गई थी। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मनमाने तरीके से हमारे ऊपर शासन कर रही थी। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आई। 1781 में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आई थी वह 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए लाई गई थी। ठीक है, और कोलकाता की सरकार को बिहार, उड़ीसा, ठीक है, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन तीनों जगहों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया, ब्रिटिश सरकार भारत पे शासन करना शुरू किया। ठीक है, तो 1773 में जो कमियां थी कुछ, उसको दूर किया गया और कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। फिर आता है 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो व्यापारिक मामलों के लिए बनाई गई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था राजनीतिक मामलों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, अब आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, इससे पहले आपको मैं बताऊं कि कोई भी सरकार जो है एक नियमित अंतराल पे कोई भी काम करती है। जैसे हमारे देश भारत को अभी वर्तमान में ले लिया जाए तो हर 5 साल पे क्या होता है, इलेक्शन होता है। अगर कोई विशेष परिस्थिति ना हो तो हर 5 साल पे क्या है, इलेक्शन होना ही होना है। उसी तरीके से जो ब्रिटिश सरकार थी वो हर एक 20 साल पे अपनी पॉलिसी बनाती थी। तो 20-20 साल पे पॉलिसी बनाती थी। तो पहली पॉलिसी जो आई थी 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद ठीक 20 साल बाद 1793 में क्या आया, चार्टर अधिनियम। ठीक है, चार्टर अधिनियम, समझ गए। तो हर एक 20 साल पे ये एक्ट आएंगे। अब ये बीच में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसके द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे, ठीक है, उनके और जो कर्मचारी थे उनके वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। इससे पहले इनका जो वेतन वगैरह था वो ब्रिटिश सरकार ही दिया करती थी। फिर उनको दिमाग में आया कि भाई ये तो नौकरी तो कर रहे हैं भारत में और पैसा हम ब्रिटेन से दे रहे हैं, तो अब क्या होगा कि ये पैसा जो है डायरेक्ट भारत में ही मिलेगा इनको। तो 1793 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और उसके कर्मचारी जो थे उन सबके वेतन आदि की व्यवस्था भारतीय राजस्व में से देने की गई। अब ठीक 20 साल बाद पुनः 1773 के बाद 1793, 1793 के बाद फिर 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम जो हैं उसमें आपको बताऊंगा मैं। 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही थी वो क्या किया गया, 20 वर्ष के लिए और इसकी मान्यता बढ़ा दी गई। भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार जो है छीन लिया गया, परंतु चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्ष के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। ठीक है, तो भारत के साथ जो एकाधिकार छीना गया, ठीक है, इसका असर क्या हुआ ये आपको हम बताते हैं। ये एकाधिकार जो भारत के साथ छीना गया, ये एकाधिकार छीन करके क्या किया, ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार को खोला गया। मतलब कि अब भारत के साथ व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, ब्रिटिश के कोई भी नागरिक भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो 20 वर्ष का जो आपको बढ़ाया गया था अधिकार पत्र, यह चीन के लिए था। चीन के साथ जो है चाय का व्यापार था और पूर्वी देशों के साथ जो चाय का व्यापार था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, और 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था उसका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप नोट करें कि ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा मिली। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा कब मिली, कौन से एक्ट के द्वारा मिली। तो 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई को भारत में आने का क्या मिला, आज्ञा मिल गया। अब फिर 20 साल बाद 1833 का क्या आता है, चार्टर अधिनियम।
ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है कि भारत के व्यापारिक अधिकार जो हैं, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं, वह पूर्णतः समाप्त करके अब कंपनी का काम क्या रह गया, ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना। ठीक है, नोट करिए ये सारी पॉइंट को कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा क्या हुआ कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था अब पूर्णतः समाप्त कर दी गई। ठीक है, और कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त करके क्या हुआ, कंपनी का काम अब क्या था, ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र शासन करना रह गया था। ठीक है, और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ये भी पॉइंट नोट करिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मुंबई तथा मद्रास जो पहले था, ठीक है, उसकी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति और उसके पावर सब कुछ खत्म कर दिए गए। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया और भारत में दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित कर 1843 में इसका क्या हुआ, उन्मूलन हो गया। ये सारे के सारे पॉइंट याद कर लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आपको नहीं करना है तो आप जब भी चाहें इस वीडियो को दोबारा देख करके समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसमें पहला क्या हुआ, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और कंपनी का काम क्या रह गया था, सिर्फ शासन करना। बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, फिर मुंबई तथा मद्रास की कानून बनाने की शक्ति वापस ले ली गई। चौथा क्या हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। ये विधि सदस्य यूं समझ लिए कानून मंत्री। और भारत में दास प्रथा, ये जो दास प्रथा थी भारत में, ठीक है, इसका उन्मूलन जो है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही 1843 में ख़त्म किया गया। ठीक है, और भारतीय कानूनों का वर्गीकरण के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई। ठीक है, विधि आयोग क्या हुआ, नियुक्त किया गया और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग गठित किया गया। तो ये 20 साल बाद देख रहे हैं, पहले हुआ 1793 का, 1793 के बाद हुआ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 के बाद क्या आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो 1773 का कमी था उसको दूर किया गया उसमें। ठीक है, और कमी को दूर करने के बाद फिर 1784 में पीस इंडिया एक्ट आया। ठीक है, 1784 में पीस इंडिया एक्ट के द्वारा क्या हुआ, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के द्वारा। फिर 1793 में क्या हुआ, चार्टर अधिनियम आया जिसमें कर्मचारी को वेतन और जो भी भत्ता था वो सब भारत के राजस्व देने की बात की गई। फिर 1813 का चार्टर अधिनियम, फिर 1813 के 20 साल बाद 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के ठीक 20 साल बाद पुनः 1853 का चार्टर अधिनियम आया। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू की गई। ठीक है, ये 1853 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें पहले क्या होता था कि नॉमिनेशन कर देता था, जो प्रोविनेंस के राजा वाजा होते थे वो नॉमिनेट कर देते थे, उन्हीं को नौकरी मिल जाती थी। लेकिन वो सिस्टम अब ख़त्म कर दी गई। अब क्या होगा, प्रतियोगी परीक्षा होगा और उसके आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। और इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति बनाई गई। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही, इस अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता है। ठीक है, आप सब ये टर्म आप समझते जाइएगा कि ये टर्म जो है कैसे कैसे आता गया। ठीक है, तो ये जो विधान पार्षद है, ठीक है, ये 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इसके फिर 20 साल बाद आना चाहिए था। ठीक है, 1853 के बाद 20 साल बाद आना चाहिए था चार्टर अधिनियम, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी घटना हुई। वो घटना क्या थी, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, जिसकी वजह से अंग्रेजों का शासन हिल गया था। लेकिन हमारे देश की यूनिटी न होने की वजह से और एक जुटता न होने की वजह से क्या हुआ, हम ये 1857 की जो क्रांति थी वो असफल हो गई।
लेकिन इससे अंग्रेज सतर्क हो गए, ठीक है, और सतर्क हुए जिसका परिणाम हुआ कि ये लोग बहुत कुछ हमारे देश के बारे में सोचना वहीं से शुरू किए। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1800। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि भारत का शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन की जो क्राउन थी, ब्रिटेन का जो सरकार था, ठीक है, वहाँ की क्राउन ने ब्रिटेन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो अपने हाथों में ले लिया, ठीक है, और अपने हाथों में लेकर के भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का सृजन किया गया, ठीक है। कितने सदस्यों का? 15 सदस्यों का भारत परिषद का सृजन किया गया, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार से थे और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा थे। 1858 की जो शासन अधिनियम थी उसकी एक और मुख्य बात थी कि ये जो मुगल सम्राट के जो पद हैं इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1858 की मुगल पद समाप्त करने के बाद क्या हुआ? 1858 में भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, ठीक है, और अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति ये उत्तरदायी था। तो ब्रिटिश संसद ने एक भारत सचिव को भारत में क्या क्या नियुक्त किया गया, जो सभी कार्यों की सूचना ब्रिटिश संसद को दिया करते थे। 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बनाई गई थी? याद है? 1774 का पीस इंडिया एक्ट, ठीक है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए थे। ये अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या किया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा खत्म कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल का नाम क्या किया? वायसराय कर दिया गया। और इस तरीके से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बना, ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम अब क्या बदल के कर दिया गया? वायसराय, ठीक है। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग। तो ये गवर्नर जनरल से क्या बन गया? वायसराय, ठीक है। तो 1858 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया, यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ? नाम बदल के अब हो गया भारत शासन अधिनियम, ठीक है, ठीक है। देखिए 1853 में चार्टर एक्ट था, 1858 में क्या हो गया? भारत शासन अधिनियम। अब यहाँ से भारत शासन अधिनियम ही चलेगा। 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया, ठीक है। तो भारत परिषद अधिनियम किस लिए आया भाई? तो भारत परिषद अधिनियम जो था 1858 में जो कुछ कमियां थी उसको दूर करने के लिए आया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद था उसका क्या किया गया? इसके द्वारा विस्तार किया गया, ठीक है। ये गवर्नर जनरल का नाम क्या हो गया था? 1858 में चेंज करके क्या बनाया गया? वायसराय, ठीक है, याद रखें। तो प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, और आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसका विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है, और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। हमारे देश के राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो ये जो है सब कुछ इसी से है। तो गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसे अध्यादेश की अवधि क्या थी? 6 महीने की हुआ करती थी, ठीक है। हमारे देश के राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उनका कितना होता है? 6 वीक,
6 सप्ताह होता है, और गवर्नर जनरल जो था वो कितने दिन तक का अध्यादेश जारी कर सकता था? 6 महीने का। ठीक है। अब आया 1858 का भारत शासन अधिनियम के बाद 1861 का अधिनियम, फिर 1861 के बाद 1873 ईस्वी का अधिनियम। 1873 ईस्वी के अधिनियम द्वारा यह बंद किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, और 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। यहाँ पे मिस्टेक है एक छोटी सी, ठीक है। ये तो इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, और इसका परिणाम क्या हुआ कि 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया? औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद शाही उपाधि अधिनियम 1876 आई। ठीक है। 1876 शाही उपाधि अधिनियम जो है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग सौंपा गया। ठीक है। जो गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारिणी में एक 6ठा सदस्य जोड़ा गया, और इस 6ठे सदस्य की नियुक्ति करके इसको कौन सा काम दिया गया? लोक निर्माण विभाग। ठीक है, समझ गया ना। उसके बाद क्या हुआ कि 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित की गई। सामग्री वो सामान नहीं, भारत की सामग्री कहने का मतलब कि भारत की महारानी घोषित किया गया। ठीक है। 1876 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट अब विक्टोरिया जो थी वो भारत पे शासन करने लगी थी 28 अप्रैल 1876 ईस्वी के द्वारा। ठीक है। 1876 ईस्वी के बाद आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए जो जो पॉइंट होगा उसको मैं अंडरलाइन करूंगा और उसको आपको बताऊंगा, वो नोट कर लेना। ठीक है। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। हमारे भारत के भी संविधान में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है। ठीक है। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है, राज्यसभा का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये सारे चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव हैं। ठीक है। और जो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, ये क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई? 1892 का भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, याद रखें। और 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा और क्या हुआ कि इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने की, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भारतीयों को दी गई। ठीक है। पहले कोई भी तरह का बहस, किसी भी तरह का सवाल पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद इन लोगों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, और उसी समय से हमारे भारत के लोगों को इन्होंने तवज्जो देना शुरू किया। अगर नहीं देंगे तो फिर ये और ज़्यादा अग्रेसिव होंगे और हमको उखाड़ फेंकेंगे। तो इसीलिए क्या किया, अब धीरे धीरे करके ये लोगों ने भारतीयों को भी शक्ति प्रदान की। ठीक है। तो भारतीयों को पहली बार बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की भारतीयों को शक्ति दी गई। वोट करने की शक्ति नहीं दी गई, सिर्फ बहस कर सकते थे और बजट पर विमर्श कर सकते थे। न तो आप वोट कर सकते थे, न आप उसमें कोई सुधार कर सकते थे। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अध्ययन किया 1892 तक के भारत परिषद अधिनियम का। अब आगे हम अध्ययन करेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आगे का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।